हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन वीडियो क्लास ऑफ बेस्ट फ्रेंड बायोलॉजी। मैं हूं संजय द्विवेदी। आज आपके साथ वीडियो नंबर 75 के साथ 74th वीडियो में मैं आपको मॉडिफिकेशन 3:1 रेशियो का बताया था जेनेटिक्स में। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें हमने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। एक का नाम था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरे का नाम था कोडोमिनेंस। दोनों के केस में मॉडिफाइड रेशियो F2 फिनोटाइप का 3:1 के बजाय 1:2:1। ये सिचुएशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी थी और सेम सिचुएशन कोडोमिनेंस में भी थी। अभी आज के क्लास में आपको हम लिथलिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पे 3:1 F2 phenotype of monohybrid cross will be modified as 2:1। 2:1 करने पर कुल 3 ऑर्गेनिज्म हुए, 3:1 करने पे 4 हुए। इसका मतलब एक मिस हो गया और उसका मिस होने का कारण उसका डेथ हो गया। अब जानिए, ड्यू टू एबनॉर्मलिटी or mutation, some normal alleles become lethal alleles। नहीं समझे? फिर से दोहरा रहे। Lethal alleles originate due to mutation in normal allele। नॉर्मल एलील में म्यूटेशन होने के कारण lethal allele originate होते हैं। The effect of some alleles is so severe that they can kill its bearer। कुछ एलील के इफेक्ट इतने घातक होते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म उनको धारण करता है उसको वो किल कर देते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लीथल एलील इज रिसेसिव। कैसे पता? नेचुरली जो जीन इवॉल्व होता है वो वाइल्ड या फिर डोमिनेंट होता है। इसमें म्यूटेशन होने पर जो एलील बनेगा वह डोमिनेंट न होकर रिसेसिव होगा और यही रिसेसिव ही लीथल हो सकता है। यानी इन मोस्ट ऑफ द केसेस लीथल एलील्स आर रिसेसिव, बट इट मे बी डोमिनेंट। अब बात को आपको समझना है। लीथल एलील इन डोमिनेंट कंडीशन will kill its bearer in both homozygous condition as well as heterozygous condition। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि lethal alleles originate due to mutation in normal allele। Lethal alleles are mostly recessive, but it may be dominant। साथ में ये भी बताया गया कि if lethal allele is dominant, then it will kill its all bearer because dominant lethal allele will express in both homozygous as well as heterozygous condition। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, lethal allele यदि dominant नेचर का हो तो dominant allele तो homozygous में भी एक्सप्रेस करेगा और heterozygous में भी एक्सप्रेस करेगा। यानी डोमिनेंट लीथल एलील विल किल इट्स बियरर इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगला पॉइंट समझिए, यदि लीथल एलील रिसेसिव है तो क्या होने वाला है? रिसेसिव एलील विल नॉट एक्सप्रेस इन डोमिनेंट कंडीशन, इट विल एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव एलील विल नॉट एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसेसिव लीथल एलील will survive in heterozygous condition with some abnormality, but it will kill its bearer in homozygous condition। बहुत स्पष्ट है कि यदि लीथल एलील डोमिनेंट हो तो वह अपने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में बियरर को किल कर देता है। यदि लीथल एलील का नेचर रिसेसिव है तो वह सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने बियरर को किल करता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने बियरर को किल नहीं करता। लीथलिज्म के बारे में पहली बार
जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम है L Cuenot CUENOT। इन्होंने लिथलिज्म जिसके बारे में बताया था वो था इनहेरिटेंस ऑफ येलो माइस बॉडी कलर। येलो माइस का जो बॉडी कलर है उसका नेचर लीथल एलील से रेगुलेट हो रहा है, यह बात सबसे पहले बताई गई थी एल क्यूनार्ड के द्वारा इन 1905। इन्होंने यह बताया कि येलो माइस इज नॉट ट्रू ब्रीडिंग, येलो माइस इज नॉट प्योर ब्रीडिंग। इसका मतलब समझते हैं, येलो माइस प्योर नहीं होता, यह बात बता रहे हैं। जेनेटिक्स में प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस। इसका मतलब यह हुआ कि येलो कलर का जो माइस है वह अपने जीनोटाइप में होमोजाइगस कंडीशन में नहीं प्राप्त होता, वह जब भी प्राप्त होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये बात वो जान कैसे गए? उन्होंने 2 येलो माइस जो प्राप्त किए उसका सेल्फ क्रॉस कराया, और सेल्फ क्रॉस कराने के बाद उनको इससे 2 कलर के माइस मिले, एक येलो और दूसरा ब्राउन। इसका मतलब था कि जिस येलो माइस का आपस में क्रॉस करा रहे थे यानी सल्फिंग करा रहे थे वह माइस बिल्कुल हेटेरोजाइगस था। यदि हेटेरोजाइगस नहीं होता तो येलो का येलो से क्रॉस कराने पर सिर्फ और सिर्फ येलो प्रोजेनी प्राप्त होती। यदि येलो का येलो से क्रॉस कराने पर सिर्फ येलो प्रोजेनी प्राप्त हो तो समझिए कि पेरेंट प्योर है, यानी उनका जीनोटाइप होमोजाइगस है। लेकिन जब येलो का येलो से जितनी बार उन्होंने क्रॉस कराया, हर बार सिर्फ येलो नहीं, येलो के साथ ब्राउन बाइस मिला और यह रेशियो 2:1 का था। इसको हम रियल डायग्राम से बनाते हैं। इसका मतलब है कि जो येलो माइस था वह हेटेरोजाइगस कंडीशन में था और उसका जीनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा येलो माइस भी प्योर नहीं था और वह भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा और उसका भी जीनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनके बीच क्रॉस कराया गया और इन दोनों के द्वारा एलील की संख्या गैमेट में 2 प्रकार की, एक में कैपिटल वाई होगा, दूसरे में स्मॉल वाई। ये मेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट। ठीक ऐसे ही एक में कैपिटल वाई होगा, एक में स्मॉल वाई। यह प्रोजेनी कैपिटल वाई होगी, ये प्रोजेनी कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगी, ये प्रोजेनी कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगी, ये प्रोजेनी स्मॉल वाई। यह येलो होगा, यह भी येलो होगा और यह येलो कलर नहीं प्रोड्यूस करने के कारण ब्राउन होगा और यह होमोजाइगस कंडीशन होने के कारण इसका डेथ हो जाएगा। इस तरह से रेशियो 2 येलो और 1 ब्राउन माइस का प्राप्त होगा। आपके दिमाग में आएगा कि कैपिटल वाई की डेथ कैसे होगी, तो आप इसको यहां समझिए। कैपिटल वाई is dominant for बॉडी कलर। कैपिटल वाई एलील बॉडी कलर के लिए डोमिनेंट है, लेकिन इट इज रिसेसिव फॉर लिथैलिटी। लिथैलिटी के लिए यह रिसेसिव है, तो जब लिथैलिटी के लिए रिसेसिव है तो इट विल एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। यही कारण है कि कैपिटल वाई डाइज। कैपिटल वाई रिसेसिव नेचर का है लिथैलिटी के लिए, लीथल के लिए वो रिसेसिव है और रिसेसिव विल एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, यानी व्हेनेवर द जीनोटाइप विल बी कैपिटल वाई तो माइस विल डाई। माइस डाइज इन कैपिटल वाई कंडीशन। इसी वजह से कैपिटल वाई यहां एक्सपायर करेगा। और दूसरी बात, जब वो जो येलो माइस प्राप्त होते थे उसका वो सेल्फ क्रॉस कराते थे, जैसे कराया गया और फिर येलो और ब्राउन मिलता था। इसका मतलब है वो उसका जीनोटाइप कैपिटल वाई नहीं था। बिल्कुल स्पष्ट है, यानी
माइस में बॉडी कलर, येलो बॉडी कलर, कैपिटल वाई जो एलील है वह डोमिनेंट है बॉडी कलर के लिए, बट इट इज रिसेसिव फॉर लिथैलिटी। अगला एग्जाम्पल हम आपको प्लांट्स के बारे में देंगे। आपको अभी बताया मैंने कि लिथैलिटी की खोज एल क्यू नॉट ने 1905 में माइस बॉडी कलर, येलो माइस बॉडी कलर के लिए किया था। अब एग्जाम में प्रश्न आया, हु डिस्कवर्ड लिथैलिटी इन प्लांट्स? आपका आंसर है लिथैलिटी इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय सी बाउर इन 1907, और जिस प्लांट के लिए उन्होंने किया था, खोजा था लिथैलिटी, इट वाज स्नैप ड्रैगन। इसका पूरा नाम है एंटीराइनम मेजस। एंटीराइनम मेजस में सी बाउर ने लिथैलिटी पहली बार खोजी थी, यानी प्लांट में लिथैलिटी बाद में खोजी गई, एनिमल में लिथैलिटी पहले खोजी गई। इन एंटीराइनम मेजस देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है ग्रीन प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल्स, और इनका जीनोटाइप है कैपिटल सी। दूसरे प्रकार के प्लांट है जो हैं व्हाइट प्लांट विदाउट, इनमें पिगमेंट नहीं है, विदाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एंड इट्स जीनोटाइप इज स्मॉल सी। थर्ड कैटेगरी के प्लांट हैं, दीज आर गोल्डन प्लांट्स। गोल्डन प्लांट्स, या इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है आउरिया प्लांट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो नहीं है, लेकिन इनके पास कैरोटीनॉइड्स हैं एबंडेंट मात्रा में, और इनका जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल सी। अब बात को समझिए, यदि 2 आउरिया प्लांट्स का आपस में क्रॉस कराया जाए, एक ये आउरिया प्लांट है, एक ये आउरिया प्लांट है, इन दोनों का जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल सी है, और इनके बीच क्रॉस कराया जाए तो दोनों प्लांट 2 प्रकार के गैमेट बनाएंगे। एक गैमेट स्मॉल सी, एक गैमेट कैपिटल सी। ये मेल पेरेंट्स के लिए, और फीमेल पेरेंट के लिए कैपिटल सी और स्मॉल सी। इनसे बनने वाला प्लांट कैपिटल सी होगा, इनसे बनने वाला कैपिटल सी स्मॉल सी होगा, इनसे बनने वाला कैपिटल सी स्मॉल सी होगा, और इनसे बनने वाला स्मॉल सी। यह प्लांट देखने में ग्रीन होगा, यह प्लांट देखने में आउरिया होगा, यह प्लांट देखने में आउरिया होगा, और यह प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। स्मॉल सी डाइज। क्यों डाइज एट सीडलिंग स्टेज? Because this plant is unable to perform photosynthesis due to absence of photosynthetic pigment. Photosynthetic pigment न होने के कारण स्मॉल सी परफॉर्म नहीं कर पाएगा फोटोसिंथेसिस, और वह एम्ब्रियोनिक स्टेज, जर्मिनेशन सीडलिंग की स्टेज पे ही डाइज कर जाएगा, और इस तरह से मॉडिफाइड रेशियो 3:1 2:1 हो जाएगा, जिसमें से 2 आउरिया प्लांट होंगे और 1 ग्रीन प्लांट होगा। तो इस तरह से पहली बार लिथैलिटी के बारे में प्लांट्स में बताया गया। अब हम आपको लिथैलिटी के बारे में ह्यूमंस में बताते हैं। ह्यूमन का भी एक कैरेक्टर जो लिथल है, उसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया का नेचर भी इनहेरिटेंस में लिथल है। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप सर्कुलर से सिकल सेप्ड हो जाता है। सिकल सेप्ड होने के कारण वह कैपिलरीज में
ब्लॉकिंग कर देती है और जिससे उसका बियरर ऑक्सीजन की सप्लाई सेल्स को, ब्रेन को नहीं कर पाता और वो ऑर्गेनिज्म एक्सपायर कर जाता है। यह सिकल सेल एनीमिया का कैरेक्टर म्यूटेशन की वजह से बनता है, नॉर्मल एलील म्यूटेशन के चलते होता है और इसका नेचर रिसेसिव है। रिसेसिव होने के नाते यह तभी एक्सप्रेस करेगा जब होमोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में यह सर्वाइव, जो इसका बियरर होगा सर्वाइव करेगा, जिसका जीनोटाइप HBA HBS। जो दूसरा है जिससे हम क्रॉस कराने जा रहे हैं उसका भी जीनोटाइप HBA HBS है। यह हेटेरोजाइगस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया है। इन दोनों के द्वारा जो गैमेट बनाए जाएंगे उसमें से एक में HBA होगा और एक गैमेट में HBS होगा। ऐसे ही दूसरे पेरेंट के केस में होगा, उसके आधे गैमेट में HBA होगा और आधे गैमेट में HBS होगा। इनका जब रैंडम फ्यूजन होगा तो HBA आपस में मिलकर और यह ह्यूमन को नॉर्मल बनाएगा, क्योंकि इसमें कोई सिकल सेल एनीमिया का एलील उपलब्ध नहीं है। जो दूसरा वाला होगा वह HBA HBS होगा और यह सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है, जैसा कि पेरेंट थे। ये दोनों पेरेंट सिकल सेल एनीमिया के कैरियर है। एक ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वह HBA होगा और HBS होगा और यह भी दूसरे वाले की तरह कैरियर होगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में यह सर्वाइव तो करेगा, लेकिन इसके पास सिकल सेल एनीमिया से संबंधित एलील होगा। जो चौथा ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, उसके पास HBS और HBS होगा और यह सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सिकल सेल एनीमिया होमोजाइगस कंडीशन होने के कारण एक्सप्रेशन करेगी और एक्सप्रेशन के चलते वह ह्यूमन सर्वाइव नहीं करेगा। इस तरह से F2 फिनोटाइप जो है वह मॉडिफाई होकर 2:1 हो जाएगा, जिसमें से 2 कैरियर होंगे और 1 नॉर्मल होगा। यहां ध्यान रखना है कि जो लीथल होते हैं, जो लीथल एलील होते हैं, उनकी पीढ़ियां नहीं चलती, क्योंकि वो तो जानलेवा होते हैं। जब वो जानलेवा होंगे तो उनकी पीढ़ी नहीं चलेगी, उनकी पीढ़ी सिर्फ कैरियर के फॉर्म में चलेगी। जो कैरियर होंगे वही सर्वाइव करेंगे और कैरियर ही बस अब अवेलेबल रहेंगे। जो कैरियर नहीं है वो एक्सपायर कर जाएंगे और जब एक्सपायर कर जाएंगे तो उनका नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा। इस तरह से हमने लिथलिज्म के बारे में आपको बताया, जिसमें से एक एग्जाम्पल माइस बॉडी कलर था, दूसरा एग्जाम्पल प्लांट में एंटीराइनम मेजस में था और तीसरा एग्जाम्पल ह्यूमन में था। यह रहा कंप्लीट लिथलिटी के बारे में। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आगे चल के मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में भी आपको बताया जाएगा, जिसमें सिकल सेल होने के रीजन बताए जाएंगे कि किस हीमोग्लोबिन के किस प्लेट पे, किस पोजीशन पे, किस एमिनो एसिड के सब्स्टिट्यूशन होने से उसका शेप सर्कुलर से सिकल सेल हो जाता है। अभी हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए इनहेरिटेंस का यह एक एग्जाम्पल था। कोडोमिनेंस में ब्लड से रिलेटेड एक एग्जाम्पल था जिसका नाम था AB ब्लड ग्रुप का एक्सप्रेशन कोडोमिनेंस की वजह से होता है। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।